वाले हैं और पढ़ने वाले अच्छे से। तो इस सीरीज़ में हमने देखे थे कि खाते जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, जिसे हम व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। दूसरा होता है रियल अकाउंट, जिसे हम वास्तविक खाता बोलते हैं। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम नाम मात्र का खाता कहते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें सभी को क्लियर हो रही होंगी। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। रानी साहू, अमित कुमार, दीक्षा पांडे, तरुणा वशिष्ठा, प्राची गुप्ता, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं आपके। ठीक है, तो हम सभी ने देखे थे यहाँ पर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं या व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं। ठीक है, देखिए वो खाते जो व्यक्तियों के होते हैं, ठीक है, चाहे अब व्यक्ति आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो। जैसे हम और आप जो हैं वो नेचुरल व्यक्ति हैं, लेकिन किसी कंपनी का नाम है, किसी ट्रस्ट का नाम है ना, या फिर किसी स्कूल का खाता है, तो ये आर्टिफिशियल अकाउंट कहलाते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑन पेपर जो है पर्सन है, रियल लाइफ में इनका कोई रियल लाइफ में ऑन पेपर इनका एज अ पर्सन एग्जिस्टेंस होता है, इसीलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट की जरा डेफिनेशन समझते हैं हम अच्छे तरीके से, कि जो अकाउंट किसी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से जुड़े होते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मोहन के नाम यदि किसी मोहन का नाम यदि कोई खाता है, ठीक है, तो वो पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा, जैसे मोहन का खाता है। क्लियर? या मेरा अकाउंट है या आपका अकाउंट है, हमारे जो बैंक अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट्स कहलाएंगे हमारे। या किसी कंपनी का करंट अकाउंट है, किसी ट्रस्ट का करंट अकाउंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी सभी बच्चों को। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहलाते हैं? किसी व्यक्ति विशेष के खाते, चाहे वो किसी संस्थागत खाते, ये कहलाते हैं आपके पर्सनल अकाउंट। आई होप चीज़ें सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अकाउंट में कौन कौन से टाइप होते हैं। तो किसी व्यक्ति के अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा आपका, कोई बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट, सप्लायर कस्टमर अकाउंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट्स और XYZ लिमिटेड अकाउंट एक्सेट्रा, ये आपके पर्सनल अकाउंट के कुछ सटीक एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। अब कुछ रूल्स हम मैंने आप सभी को जब अकाउंटिंग के टाइप बताए थे, तो अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट का रूल भी बताया था, तो वो चीज़ यहाँ पर हम हिंदी में भी डिस्कस करने वाले हैं ना। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट आ जाते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे तो क्या हो, जितने भी अकाउंट होते हैं लगभग वो सभी के सभी पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली पैसे का लेन देन होता है जनरली। अब पर्सनल अकाउंट में हम रूल को ज़रा समझ लेते हैं कि जो रिसीवर्स होते हैं उनको डेबिट किया जाता है और जो गिवर होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। मतलब डेबिट जो आएगा उसे डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। जो आएगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये आपके पर्सनल अकाउंट के लिए एंट्री रूल होता है। आई होप चीज़ें आपको दिमाग तक पहुंच रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते इसी सीरीज में। तो हमने पर्सनल अकाउंट को देखा, किसी व्यक्ति विशेष के किसी संस्थागत खाते जो होते हैं ये आपके पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। और पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जब कुछ आता है तो डेबिट करना है और जब कुछ जाता है तो क्रेडिट करना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम, अगला पढ़ते हैं हम रियल अकाउंट, जिन्हें हम बोलते हैं वास्तविक खाता। ठीक है, तो रियल अकाउंट हम सभी ने पढ़े थे कि आपके जो रियल अकाउंट होते हैं ये बेसिकली आप अपने एसेट मैनेजमेंट के लिए खोलते हैं, अपने एसेट्स के लिए खोलते हैं। जो रियल अकाउंट होते हैं, कितने लोगों को रियल अकाउंट याद है? जल्दी से मुझे लाइव चैट के थ्रू बताइए, काफ़ी अच्छे से मैंने आप सभी को पढ़ाया था। जी हाँ, मुझे जल्दी से बताइए कि रियल अकाउंट मैंने आप सभी प्यारे बच्चों को क्या बताई थी फास्ट, उसका बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मुझे रियल अकाउंट्स के बारे में बताएं फास्ट। तो देखिए रियल अकाउंट जो होते हैं ये वास्तविक खाते होते हैं जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। मतलब आपके जो असेट के लिए, आपकी संपत्ति के लिए जो खाते खोले जाते हैं उन्हें आप रियल अकाउंट्स कहते हैं। और वास्तविक खाता के कर्ज आदि से जुड़ी जानकारी जो है वो रखी जाती है। जैसे आपके लोन अकाउंट्स हैं, ये जो है लोन अकाउंट्स हैं आपके, एक तरह से आपके रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे, है ना। अब रियल अकाउंट जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, बट पहले मैं 2 तरह के आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक टेंजिबल रियल अकाउंट पढ़ाने वाला हूँ और दूसरे इंटेंजिबल रियल अकाउंट पढ़ाने वाला हूँ। देखिए हमने पढ़ा कि ये असेट से रिलेटेड होते हैं, जो आपके अकाउंट होते हैं असेट से रिलेटेड होते हैं। हमने देखा था असेट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल असेट, दूसरे होते हैं इंटेंजिबल असेट। ठीक है,
टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनका एक फिजिकल, एक भौतिक स्वरूप होता है। और इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिन्हें आप छू या महसूस नहीं कर सकते, जिनका एक भौतिक स्वरूप या भौतिक अस्तित्व जो है वो नहीं होता है। तो ऐसे अकाउंट इनटेंजिबल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है गाइज, एक बार सभी लोग बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, ओके, वेरी गुड इवनिंग प्रियल, गौतम सिंह जी। ठीक है, राखी कुमारी एंड अमित सेकिया जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अमित सेकिया जी। चलिए सभी लोग जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें प्यारे बच्चों, फास्ट। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल जो होते हैं वो एक एसेट के टाइप हैं और उसके लिए जो अकाउंट होंगे वो टेंजिबल रियल अकाउंट कहलाएंगे। तो अब टेंजिबल रियल अकाउंट उन संपत्तियों के लिए बनाए जाते हैं जिनका भौतिक अस्तित्व हो। टेंजिबल रियल अकाउंट उन स्थितियों, उन संपत्तियों के लिए बनाए जाते हैं जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि लैंड है, आपका ज़मीन है, ज़मीन का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, एक भौतिक स्वरूप होता है। इसीलिए लैंड के लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा उसे टेंजिबल रियल अकाउंट बोलेंगे। बिल्डिंग की हम बात करें, बिल्डिंग का एक भौतिक स्वरूप होता है, आप उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बिल्डिंग के लिए जो बिल्डिंग अकाउंट होगा वो आपका टेंजिबल रियल अकाउंट होगा। मशीनरी को भी आप छू सकते हो, उसका एक भौतिक अस्तित्व होता है, इसीलिए मशीनरी अकाउंट जो होगा वो टेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। फर्नीचर अकाउंट इसी तरह, और व्हीकल्स अकाउंट। तो ये सभी जो अकाउंट हैं ये उन तरह की संपत्तियों के लिए बनाए गए हैं जो जिनका एक भौतिक स्वरूप होता है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनटेंजिबल रियल अकाउंट, तो मैंने आपको बताया था इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं आपके, वो एसेट जिन्हें आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस या भौतिक स्वरूप नहीं होता, जैसे कि कॉपीराइट है, पेटेंट्स हैं, इनके लिए। ठीक है, तो वे संपत्तियां जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, ऐसी संपत्तियों के लिए जो अकाउंट खोले जाते हैं वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स कहलाएंगे आपके, जिसमें हमने गुडविल अकाउंट पढ़ा है, पेटेंट अकाउंट होते हैं, कॉपीराइट्स अकाउंट होते हैं, ट्रेडमार्क अकाउंट्स होते हैं, हॉलमार्क्स अकाउंट हो सकते हैं, एटसेट्रा। क्या ये दोनों तरह के अकाउंट सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? मुझे जल्दी से बताएं। कोई बात नहीं, कविता आप लेट है तो रिवाइज हो रहा है पूजा, साथ में हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ में मैंने हिंदी में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप सभी का रिवीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का रिवीजन भी हो जाएगा, और हिंदी वाले बच्चे तो जिनकी डिमांड चल रही थी काफ़ी टाइम से, उनकी डिमांड भी फुलफिल हो जाएगी। तो सभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से बोलूँगा कि वो हिंदी इस क्लासेस को ज़रूर लें, क्योंकि मैं क्लासेस को हिंदी में तो रखूँगा, लेकिन मैं ऐसी लैंग्वेज बोलूँगा कि सभी बच्चों को समझ आएगी, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, आई होप सभी मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। अब टेंजिबल रियल अकाउंट्स वो होते हैं जो टेंजिबल एसेट के लिए बनाए जाते हैं, ऐसी संपत्तियों के लिए बनाए जाते हैं जिनका भौतिक स्वरूप होता है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स जो होते हैं वो उनके लिए बनाए जाते हैं, उन संपत्तियों के लिए बनाए जाते हैं, उन एसेट्स के लिए बनाए जाते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक स्वरूप नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि रियल अकाउंट के लिए रूल क्या होगा, चाहे टेंजिबल रियल अकाउंट्स हो चाहे इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स हो, उनके लिए रूल क्या होगा। तो डेबिट जो व्यवसाय में आता है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, फंडा जो है वो सिंपल है, जो आएगा उसको डेबिट करना है, जो जाएगा उसको क्रेडिट करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एज सिंपल इज दैट इट इज़। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा अच्छे से समझना है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट्स की, थोड़ी सी और ब्रॉड कैटेगरी के बारे में। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी थी, ये रियल अकाउंट थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जो पर्सनल अकाउंट बनाए थे उनके बारे में कुछ 3 टाइप और मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। रियल अकाउंट खत्म हो चुके हैं, पर्सनल अकाउंट के बारे में कुछ और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये। पर्सनल अकाउंट होते हैं नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सन मतलब जो इंसान होते हैं, इंसानों के खाते होंगे, जो ह्यूमंस के खाते होंगे, ठीक है, वो रियल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, हमारे जिन स्टूडेंट्स को अभी मैं देख सकता हूँ, जैसे शिवानी श्रीवास्तव जी का नाम मैं देख सकता हूँ, विद्यापति मिश्रा जी का नाम मैं देख सकता हूँ, प्रभाकर का नाम देख सकता हूँ, काजल राय और कविता सिंह का नाम देख सकता हूँ। तो मान लीजिए जितने बच्चों के मैंने नाम लिए, इनके अपने अपने बैंक में अकाउंट ज़रूर होंगे, तो इनके जो बैंक में अकाउंट होंगे ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। ठीक है, वही हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए कि मान लीजिए नॉलेज स्काई आपके लिए पेड कोर्सेज चलाता, तो हम आपसे क्या लेते, पैसे लेते कोर्सेज सेल करने के। तो उसके लिए मुझे एक अकाउंट खोलना पड़ता, मान लीजिए नॉलेज स्काई का एक अकाउंट खोलना पड़ता।
तो नॉलेज स्काई को पहले मुझे ऑन पेपर एक एंटिटी दिखाना पड़ता है, एक पर्सन दिखाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है मुझे नॉलेज स्काई का। तो नॉलेज स्काई का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता तो ऑन पेपर लीगली क्या हो जाता, नॉलेज स्काई एक पर्सन बन जाता। अब चूंकि ये नेचुरल पर्सन तो है नहीं, इसे ऑन पेपर हमने पर्सन दिखाया, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा। और आर्टिफिशियल पर्सन के लिए बैंक में जो अकाउंट खोलेगा, एक करेंट अकाउंट, वो क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं वो हमेशा करंट अकाउंट होते हैं, कभी भी सेविंग अकाउंट्स नहीं हो सकते। इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप सभी लोग नोट करके रख लें कि जितने भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं वो सभी के सभी करंट अकाउंट्स होते हैं। गुड गुड गुड, चलिए ठीक है। आई होप चीज़ें सभी को वेरी क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते के लिए रूल को। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर व्यक्तिगत खाता लिख गया दोस्तों, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, कौन सा अकाउंट है ये, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, जो तीसरी कैटेगरी। हमने अकाउंटिंग के 3 टाइप देखे थे। कितने टाइप देखे थे हमने अकाउंट के, 3 टाइप देखे थे। एक तो देखा था हमने पर्सनल अकाउंट, दूसरे हमने देखे थे रियल अकाउंट, और तीसरे होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, आपके नाम मात्र का खाता है। इसे मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा, आप लोग भी इसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, जरा आप लोग समझ लीजिए कि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ये इनकम और एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड के लिए बनाए जाते हैं, मतलब आय और व्यय के लेखे जोखे के लिए बनाए जाते हैं। तो जो रियल अकाउंट होते थे वो व्यक्तिगत खाते होते थे, व्यक्तियों के लिए खोले जाते थे। सॉरी, पर्सनल अकाउंट जो थे वो व्यक्तियों के लिए खोले जाते थे, चाहे व्यक्ति आर्टिफिशियल हो या नेचुरल पर्सन हो। उसके बाद हमने रियल अकाउंट देखे, तो रियल अकाउंट आपकी संपत्तियों और देनदारियों के लिए खोले जाते थे। और जो नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता होता है, ये आय और व्यय के लेखे जोखे के लिए खोले जाते हैं। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो ये है, डेबिट की व्यवसाय के सभी खर्चों और नुकसान को आप डेबिट करते हैं और व्यवसाय की आय और लाभ को आप क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पर रूल थोड़ा सा उल्टा दिखता है कि जितने भी नुकसान होंगे या एक्सपेंसेस होंगे उन्हें डेबिट एंट्री में देंगे, और जितने भी आय होंगे और लाभ होंगे उन्हें आप क्रेडिट एंट्री में देंगे। आई होप चीज़ें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हो रही होंगी यहाँ पर। बिल्कुल, वेरी गुड, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे मैं देख रहा हूँ, पढ़ा हुआ सभी बच्चों को लगभग याद है। ठीक है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नॉलेज स्काई के वीडियोज़ को शेयर किया हुआ है, जल्दी से मुझे बताइए फास्ट। किन किन ने नॉलेज स्काई के वीडियोज़ को शेयर किया है, जल्दी से बताइए। तो नॉमिनल अकाउंट के हम टाइप देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से आ जाएंगे, डिस्काउंट अकाउंट आएंगे। कितने बच्चे हैं जिन्होंने शेयर किया, जल्दी से मुझे बताइए। कपिल, मीना जी, यस, योगिता जी। नहीं, दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी बना चुके हैं बच्चे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू अमित सेकिया, थैंक यू योगिता जी, ममता कुमारी। सभी बच्चे प्लीज़ कीप शेयरिंग आवर चैनल। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट के टाइप देख ले, जैसे डिस्काउंट अकाउंट। अब डिस्काउंट को नॉमिनल क्यों लिया गया, क्योंकि देखिए डिस्काउंट में आपने जो डिस्काउंट देते हैं वो एक तरह से एक्सपेंस है आपका, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एक एक्सपेंस अकाउंट है, खर्चा अकाउंट है, इसीलिए से नॉमिनल बोला गया। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट क्या है भाई, ये भी तो एक खर्चा अकाउंट है। यदि आपकी एक कंपनी है तो आपको जो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है वो आपका खर्च है, एक्सपेंस है एक। ठीक है, परचेस अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, जिसमें इंटरेस्ट आप मिल रहा है यदि तो वो आपकी इनकम है। यदि आप दे रहे हैं कि मान लीजिए आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, वेज अकाउंट है, कमीशन पे एंड रिसीव अकाउंट है आपका, सेल्स अकाउंट है, इंश्योरेंस अकाउंट है। तो ये सभी जो है आपके नॉमिनल अकाउंट के टाइप है, जो आय व्यय के लेखे जोखे के लिए खोले जाते हैं। ठीक है, आई होप सारे अकाउंट के टाइप सभी प्यारे बच्चों को क्लियर होंगे। थैंक यू सोनी शर्मा, थैंक यू पूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और अकाउंट जो हैं इसके अलावा, जो हमने 3 तरह के अकाउंट देखे, आपके कौन कौन से अकाउंट देखे प्यारे बच्चों, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उन 3 के अलावा भी कुछ अकाउंट होते हैं, उनमें से एक है आपका कैश अकाउंट। ठीक है, इनके बारे में छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर लिया। तो कैश अकाउंट की यदि मैं बात करूँ तो कैश अकाउंट में क्या होते हैं, इस खाते का उपयोग नगद निकासी और जमा द्वारा
किए गए भुगतानों का रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि आप एक संस्था हैं, ठीक है, उसमें आप डेली के खर्चे के लिए कुछ नगद व्यवहार करते हैं, कैश जो है वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, नगद आपने दिया या नगद आपके पास आया, तो नगद लेन देन की व्यवस्था के लिए आप जो अकाउंट मेंटेन करेंगे उसे आप कैश अकाउंट बोलेंगे। वहीं इनकम अकाउंट होगा, जो इनकम अकाउंट होगा उसमें व्यवसाय की जितने भी स्रोत हैं, जितने भी सोर्स हैं इनकम के, उन सभी इनकम से रिकॉर्ड रखने के लिए आप जो अकाउंट खोलेंगे वो आपका कहलाएगा इनकम अकाउंट, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट, तो वैसे ही एक्सपेंस अकाउंट होगा भाई कि एक बिजनेस में जितने भी खर्चे हैं उनका लेखा जोखा रखने के लिए जो आपका अकाउंट है वो आपका एक्सपेंस अकाउंट है। लायबिलिटी अकाउंट क्या होगा भाई, आपका एक एसेट अकाउंट होगा जो आपकी संपत्तियों को देखेगा। लायबिलिटी अकाउंट जो होगा वो आपकी लायबिलिटीज़ को, देनदारियों को देखेगा। इक्विटी अकाउंट क्या होगा भाई, यदि खाते के मालिक या सामान्य शेयरों का निवेश है तो कमाई बनाए रखा जाता है, तो ये इक्विटी के अंतर्गत आते हैं। मतलब मान लीजिए आपने डीमेट अकाउंट एक तरह से खोला, तो डीमेट अकाउंट में आपके डीमेट के, आपके शेयर की, आपकी इक्विटी की सारी जानकारी होती है, तो आपकी इक्विटी अकाउंट हो जाएंगे, ठीक है। अब अकाउंटिंग की कुछ विशेष टर्म्स हम शुरू करने वाले, उससे पहले मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ तक चीज़ें सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है। जी हाँ, कल टेस्ट होगा, मैं सभी को बता दूं कल टेस्ट होगा, सभी प्यारे बच्चों को बता दूं कि कल टेस्ट होगा, ठीक है गाइस, ओके। चलिए, दैट्स ग्रेट काजल, वेरी गुड। चलिए, तो कुछ अब टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले बच्चों। ओके, मैं ले लूँगा एक बार बायलिंगुअल क्लास, बिल्कुल। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को, कुछ टर्म्स को हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग की। तो उसमें पहली टर्म है आपकी, वो है अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल जो होता है, देखिए जब भी यदि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर कई सारे अकाउंट देखने मिलेंगे। उसमें कई अकाउंट के आगे लिखा होगा पेएबल, कई के आगे लिखा होगा रिसीवेबल। पेएबल और रिसीवेबल वर्ड जो होंगे आपको अलग अलग तरह के अकाउंट में मिलेंगे, जैसे इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, कमीशन पेएबल, कमीशन रिसीवेबल, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जो पेएबल टाइप के अकाउंट होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, कुछ टर्म्स हैं ये पता होनी चाहिए। तो ये उन सभी खर्चों को शामिल किया जाता है जो एक व्यवसाय में हुए लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। ये अकाउंट बैलेंस शीट पर लायबिलिटी के रूप में दर्ज किए जाते हैं क्योंकि कंपनी द्वारा बकाया ऋण है। अब समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने एक बैंक खोली, ध्यान से समझना, आपने एक बैंक खोली, ठीक है। अब बैंक में क्या होता है, मान लीजिए 100 सेविंग अकाउंट है। कितने सेविंग अकाउंट हैं, 100 सेविंग अकाउंट है। ज़रा ध्यान से समझिए अकाउंट पेएबल के कंसेप्ट को, सभी बच्चे कान और दिमाग दोनों खोलकर इस कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अकाउंट पेएबल क्या होगा, मान लीजिए आपने एक बैंक खोली, और जब आपने एक बैंक खोली तो बैंक में आपके 100 क्या हैं, सेविंग अकाउंट है। अब सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पर आप क्या देंगे भाई, इंटरेस्ट देंगे। मान लीजिए 4% का आप इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। अब सबका अलग अलग फंडा होता है, तो मान लीजिए आप हर 3 महीने में क्वार्टरली जो है अकाउंट पर इंटरेस्ट पे करते हैं। मतलब क्या होता है, अकाउंट ऐसा नहीं होता कि डेली या मंथली आपके कस्टमर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो क्वार्टरली बेसिस पर अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा देते हैं। कुछ होते हैं जो हाफ ईयरली बेसिस पर देते हैं, और कुछ होते हैं जो ईयरली बेसिस पर ये क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप क्वार्टरली हाफ ईयरली बेसिस पर आप क्या करते हैं, कस्टमर को उसका इंटरेस्ट पे करते हैं उसके एवरेज बैलेंस के अकॉर्डिंग, कि 6 महीने तक जो भी एवरेज बैलेंस रहा होता है उसका, उस एवरेज बैलेंस पर 4% का एनुअल इंटरेस्ट लगाकर आप उसे हाफ ईयरली में पेमेंट करते हैं। तो अब हो क्या रहा है, मान लीजिए अब यहाँ पर एक अकाउंट होगा जिसमें आप स्टोर करके रखेंगे कि 100 कस्टमर्स का इस 6 महीने के लिए जो आपको पेबल इंटरेस्ट है वो मान लीजिए 10,000 रुपये फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एक अकाउंट ये जो है ये 10,000 रुपये रखे हुए, क्यों, क्योंकि ये 10,000 रुपये आपको अपने उन कस्टमर्स को पे करना है जिनका आपके बैंक में सेविंग अकाउंट है। तो ये कहलाएगा इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट। तो बात समझ आ रही है, अकाउंट पेएबल मतलब अकाउंट्स पेएबल। अब अकाउंट्स कई तरह के हो सकते हैं, इंटरेस्ट पेएबल हो सकता है, कमीशन पेएबल हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। तो पेएबल वर्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा अकाउंट जो उन चीज़ों को होल्ड करके रखेगा जो आपको पे करनी है, उन एक्सपेंसेस को होल्ड करके रखेगा जो आपको देने हैं। मतलब आज नहीं तो कल वो पैसा आपको देना है, वो आपका असेट नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। भले ही वो अभी आज के आपके पास है लेकिन वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वो सारे अकाउंट जो ऐसे वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं वो अकाउंट पेएबल कहलाएंगे। वैसे अकाउंट रिसीवेबल होंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल आपके पास जो इनकमिंग है, जो आपके व्यवसाय में पैसा आने वाला है,
उन पैसे को जो होल्ड करके रखेगा वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाएगा। जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, जो भी आपको इंटरेस्ट आने वाला है यदि आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो, ठीक है। तो इसमें एक कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सभी बिक्री शामिल है, लेकिन अभी तक भुगतान एकत्र नहीं किया गया है, और यह खाता एक बैलेंस शीट पर है जिसे एक असेट के रूप में दर्ज किया जाता है, जो आने वाले कुछ दिनों में नकदी में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब मान लीजिए आप एक कंपनी है और आपने 1 लाख रुपए का सामान बेचा। कितने का सामान बेचा आपने? 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया। अब जब आपने 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया तो ये 1 लाख रुपए आपके पास आना चाहिए, लेकिन आपके पास अभी पैसा नहीं आया, तो ये एक अकाउंट में, रिसीवेबल अकाउंट में आपका दिखेगा कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए आना है, लेकिन अभी आपके पास आया नहीं है। तो रिसीवेबल ये बताता है कि आप इतना पैसा भविष्य में आपकी संस्था में आने वाला है। उसके बाद आता है एक्योर्ड एक्सपेंस। एक्योर्ड एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस है जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन इसे भुगतान आप जरूर करेंगे। जैसे अकाउंट पेबल में जो भी चीज़ें पड़ी हुई, मान लीजिए इंटरेस्ट पेबल, तो ये एक आपका एक्सपेंस है जिसका पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है, बट आपको भविष्य में करना पड़ेगा। असेट हम डिस्कस कर चुके हैं, आपकी जो संपत्ति होती है वो असेट है। बैलेंस शीट के बारे में बता दूं कि बैलेंस शीट क्या करती है भाई। बैलेंस शीट जो होती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी कंपनी की, आपकी संस्था की स्थिति बताती है, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए कि जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट क्या करती है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो किसी कंपनी की असेट, लायबिलिटीज और इक्विटी की रिपोर्ट रखता है, और याद रखना है ये पॉइंट ऑफ टाइम पर बताता है। मतलब मान लीजिए यदि आपने 31 मार्च पर पेमेंट शीट देख रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो बैलेंस शीट ये बता रही है कि 31 मार्च 2020 की स्थिति पर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन, कंडीशन क्या है। ह्रास होता है या मूल्य कम किया जाता है। मूल्य ह्रास मतलब जब डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो वह अपना मूल्य खो देता है, ठीक है। और बुक वैल्यू एक एसेट के मूल्य को क्या करने लगता है, दर्शाने लगता है, यही आपकी बुक वैल्यू कहलाती है। पेंडिंग पेमेंट्स, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बफरिंग हो रही है क्या बच्चों? ठीक है, चलिए। तो बुक वैल्यू हो गई आपकी। आगे हम बात कर लेते हैं इक्विटी की। तो बेसिकली जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके लिए अकाउंट यूज़ किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एक ऐसा शब्द है जो कंपनी द्वारा इस्तेमाल होते हैं और अपनी खरीदी हुई संपत्ति को वर्गीकृत करने के लिए और ग्राहकों को बेचने के लिए जो बिना बिके रह जाते हैं, ये आइटम ग्राहकों को बेचे जाते ही इन्वेंट्री अकाउंट में कम हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए वो चीज़ें जो आपको कस्टमर्स को बेचनी है लेकिन अभी बिकी नहीं है, तो वो इन्वेंट्री अकाउंट में आपके रहती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी के बारे में हम बात करें तो जो कंपनी की देनदारियाँ होती है वो लायबिलिटी कहलाती है। ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, एक्सपेंस को भी डिस्कस करने की बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। मतलब माल की उत्पादक या सेवा से जुड़ी खर्चों को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा जाता है। मतलब जब भी आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, जब भी आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। बफरिंग क्लियर है क्या सभी बच्चों को? अब बफरिंग ज़्यादा हो रही है क्या दोस्तों? एग्जैक्टली। आगे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब ये होता है कि भाई जब एक गुड का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें जितना भी खर्चा लगता है आपको बेचने तक, उसे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा जाता है। और इस श्रेणी में शामिल नहीं वे लगते हैं जिन्हें व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक है। आगे बात करते हैं ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन मतलब आपका जो ओवरऑल मार्जिन होगा, वो सारे खर्चे के बाद आपकी जो मार्जिन बनेगा वो आपका ग्रॉस मार्जिन कहलाएगा। ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। सिमिलरली फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंगित करता है और बिना ओवरहेड खर्चों को ध्यान में रखे उस अवधि के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की लागत को घटाकर इसकी गणना की जाती है। मतलब ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद नेट इनकम जो होती है, आपके एक्सपेंसेस में से जब आप आपकी जो इनकम होती है, इनकम में से जब आप सारे एक्सपेंसेस को हटा देते हैं तो उसके बाद आपका जो प्रॉफिट बचता है दैट विल बी योर नेट इनकम। सारे एक्सपेंसेस को हटाकर, सारे ओवरहेड चार्जेस को हटाकर, डेप्रिसिएशन को हटाकर, टैक्सेस को हटाकर जो कुछ बचता है वो आपकी नेट इनकम होती है। इसी तरह से नेट मार्जिन होता है आपके सारे एक्सपेंसेस को हटाकर, और रेवेन्यू होता है जो आप सेल करते हो, सेल करने से जो आपका इनकम जनरेट होती है दैट विल बी योर रेवेन्यू। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, ठीक है। और यदि आपकी क्लास पसंद है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही वीडियोस को शेयर करना ना भूलें,
ठीक है, ये आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और हम आप सभी से आशा भी रखते हैं कि नॉलेज स्काई चैनल की ग्रोथ में आप सभी भी अपना पूरा सहयोग ज़रूर देंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।